हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ पूनम कुमावत और मैं आपके लिए लेके आई हूँ स्पेसिफिक बोर्ड के जो बच्चे हैं उनके लिए क्वेश्चंस का एक बहुत ही प्यारा सा बंडल, जिसके अंदर चैप्टर वाइज डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन जितने भी बन सकते हैं एनसीईआरटी के लेवल पे, वो सारे के सारे क्वेश्चंस का एक जैकपॉट बंडल हमारे सामने है। और ये जो क्वेश्चंस हैं वो बनाए हैं केवीएस के लेक्चरर दिनेश कुमार जी सोनी, उनके थ्रू ये सारे क्वेश्चंस बने हुए हैं। और मैं उनको स्पेशल थैंक्स बोलना चाह रही हूँ कि उन्होंने हमें ये पीडीएफ प्रोवाइड की। आप सब बच्चों तक ये क्वेश्चंस मैं एग्जाम से पहले प्रोवाइड करवा रही हूँ ताकि आप मेंटली प्रिपेयर हो सकें कि टर्म फर्स्ट के अंदर जो एमसीक्यूज बन सकते हैं डायग्राम के बेस पे वो किस तरीके से बनेंगे। जितने भी क्वेश्चंस हैं वो मैं विद आंसर लेके आई हूँ आपके लिए, ताकि आप फटाफट इन सारे क्वेश्चंस को एनालिसिस कर सकें विद आंसर एंड देख सकें आप कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो किस लेवल पे है और कितने अच्छे से आपने डायग्राम्स को भी देखा है। क्योंकि सब बच्चों को पता है कि डायग्राम जो है ना वो बड़े ही इंपॉर्टेंट होते हैं। कहीं ना कहीं बच्चा डायग्राम्स को थोड़ा फॉर ग्रांटेड ले लेता है, लेकिन क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन तो कहीं से भी बन सकता है एनसीईआरटी का। और ये जो पीडीएफ है नॉट ओनली जो बोर्ड बेस्ड के बच्चे हैं उनके लिए ज़रूरी है, बाकी नीट एग्जामिनेशन के अंदर भी अगर कोई बच्चा पार्टिसिपेट कर रहा है तो उसके लिए ये पीडीएफ भी बहुत ही अच्छा कलेक्शन है क्वेश्चंस का, क्योंकि इनके अंदर जो क्वेश्चंस हैं वो नीट स्टैंडर्ड तक के भी हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर जो है आपका टर्म फर्स्ट का वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन और क्या क्या डायग्राम जो है हमारे सामने है, हमें वो देखना है। तो अगर आप देखोगे सबसे पहला जो डायग्राम यहाँ पे लिया है वो है एक स्ट्रक्चर किसकी, फ्लावर की, जिसके अंदर स्टिग्मा, स्टाइल, एंथर, पेटल्स, फिलामेंट और सेपल प्योर एनसीईआरटी का डायग्राम है जो आप अपने एनसीईआरटी में भी देख सकते हो। तो इस एक डायग्राम पे 5 क्वेश्चन जो है सर ने हमें प्रोवाइड किए हैं। पहला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द पार्ट वेयर पोलन ग्रेन लैंड ऑन, आपको वो पार्ट बताना होता है जिसके अंदर 4 ऑप्शन मिलेंगे, पेटल, एंथर, फिलामेंट, स्टिग्मा और स्टाइल। जैसा कि सब बच्चे जानते हैं इसका राइट आंसर रहेगा स्टिग्मा। ठीक है, तो अब आते हैं हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखोगे कि विच पार्ट ऑफ फ्लावर इज जनरली रॉब्ड बाय सम इंसेक्ट। तो आपको पता है कि ये भी एक एनसीईआरटी का स्टेटमेंट भी है। और फ्लावर का कौन सा पार्ट होता है जो कि इंसेक्ट चुरा लेते हैं, नेक्टर होगा, पोलन होंगे या बोथ। तो इसका राइट आंसर आएगा बोथ। थर्ड क्वेश्चन जो है इस डायग्राम से बन सकता है, विच पार्ट विल ट्रांसफॉर्म इन फ्रूट आफ्टर पॉलिनेशन। ये नीट में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है और 4 ऑप्शन मिलेंगे, एंथर, ओवरी, स्टिग्मा एंड ओव्यूल। फ्रूट जो भी है वो किसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ओवरी का होता है, यानी कि ओवरी जो है आफ्टर पॉलिनेशन या आफ्टर फर्टिलाइजेशन कन्वर्ट इनटू फ्रूट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इस डायग्राम पे वो बन रहा है, विच पार्ट प्रोटेक्टेड फ्लावर पार्ट इन बर्ड स्टेज। ये एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है मेरे बच्चों एंड ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, आपके डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी है। तो यहाँ पे सैपल जो रीजन होता है वो प्रोटेक्शन के लिए होता है और पैटल जो रीजन होता है वो बेसिकली अट्रैक्ट करता है इंसेक्ट को, क्योंकि सैपल का कलर मोस्ट ऑफ केस में ग्रीन और पैटल का कलर जो कलरफुल होता है। एंथर और स्टिग्मा ये जो है दोनों पार्ट होते हैं फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन फ्लावर के। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन जो यहाँ से बन रहा है वो है, विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ पिस्टिल। पिस्टिल का इनमें से कौन सा पार्ट नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन बन रहा है ओवरी, सेकंड है स्टाइल, थर्ड है स्टिग्मा और फिलामेंट। फिलामेंट जो है वो पार्ट रहता है स्टैमन का। ठीक है, तो इसीलिए ये एक डायग्राम से 5 क्वेश्चन है और इनमें से भी एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन नीट में आ चुका है। तो आप सोच सकते हो कि कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये सब आपके लिए। अब आता है नेक्स्ट डायग्राम जो कि दिखा रखा है, ओव्यूल की स्ट्रक्चर है, आपकी एनसीईआरटी का डायग्राम है। और इस डायग्राम के अंदर अगर आप देखोगे पहला क्वेश्चन, इसमें से 3 क्वेश्चन सर ने हमें प्रोवाइड किए हैं। पहला जो क्वेश्चन है उसके अंदर आपको आइडेंटिफाई करना है इनकरेक्ट मैचिंग की। ठीक है, इनमें से इनकरेक्ट मैचिंग आपको आइडेंटिफाई करना है, जो कि रीजन दिया है ए, बी, सी और डी। देखो यहाँ पे सारी चीजें सही दी हुई है। ए जो है वो कौन सा रीजन है, ये जो रीजन ओवरी की वॉल से अटैच होता है फ्यूनिकुलस बोला जाता है। बी जो पार्ट है वो माइक्रोपाइल रीजन है जहाँ पे इंटेग्यूमेंट्स जो है यहाँ पे एब्सेंट रहते हैं।
और डी सी जो पार्ट है वो पेरिस्पर्म है, जो कि गलत है। सी जो है वो एम्ब्रियो सैक की तरफ लेके जा रहा है और डी जो है वो चलेजा रीजन है। तो ये बिल्कुल सही रीजन है, बी भी बिल्कुल सही रीजन है। यहाँ पे जो राइट आंसर हमारे पास आएगा जो कि नहीं मैच कर रहा, दैट इज अ पेरिस्पर्म। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, थ्रू विच पार्ट पोलन ट्यूब एंटर इनसाइड द एम्ब्रियो सैक। बेसिकली तो देखो कहीं से भी एंट्री कर सकता है, लेकिन थ्रू विच पार्ट पोलन ट्यूब एंटर इनसाइड द एम्ब्रियो सैक, इंटीग्यूमेंट से भी कर सकता है, चलेजा रीजन से भी कर सकता है, माइक्रोपाइल से भी कर सकता है, और तीनों से हो सकता है। लेकिन मेनली जो मोस्ट ऑफ केस में पोलन ट्यूब जो एंट्री करती है वो करती है माइक्रोपाइल रीजन में, क्योंकि अगर आपको यहाँ पे मोर करेक्शन की तरफ जाना है तो आपको इसका आंसर देना पड़ेगा माइक्रोपाइल रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ से हमारे सामने आ रहा है वो है, which cells are present towards chalaza and in embryo sac। देखो आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है, नीट एग्जामिनेशन में भी पूछा हुआ एग्जाम है कि कौन सी सेल्स होती हैं जो कि किस एंड पे प्रेजेंट होते हैं। देखो ओव्यूल के दो रीजन होते हैं, एक यहाँ पे माइक्रोपाइल रीजन होता है और एक होता है यहाँ पे चेलेजल रीजन। तो वो पूछ रहा है चेलेजल एंड की तरफ कौन सी सेल्स होती है। तो अगर आप यहाँ पे एम्ब्रियो सैक अगर आपको याद हो तो एम्ब्रियो सैक के अंदर 3 एंटीपोडल सेल्स होती हैं, ठीक है, और सिनर्गिड सेल, एग और बीच में पोलर सेल की प्रेजेंस होती है। तो चेलेजल रीजन की तरफ हमेशा एंटीपोडल सेल जो है हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये आपको हमेशा फिक्स रखना है कि चेलेजल रीजन जहां होगा वहां पे एंटीपोडल सेल होगी और जहां पे माइक्रोपाइल रीजन होगा वहां पे एग एपरेटस हमें देखने को मिलता है। अब आता है नेक्स्ट डायग्राम, और ये डायग्राम है, इसके अंदर आपको मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दिखा रखा है फ्लावर का, जिसमें एंथर है और जो फिलामेंट दिखा रखा है। और यहाँ पे एंथर का जो है इंटरनल स्ट्रक्चर भी हमें दिखा रखा है, जिसके अंदर पोलन ग्रेन्स की और पोलन सैक की भी प्रेजेंस है। ठीक है, तो यहाँ से भी 3 क्वेश्चंस हैं, आपको एक तो आइडेंटिफाई करना है जो पार्ट आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे भी देखें तो हमें स्टैमन और इधर भी देखें तो हमें स्टैमन पोर्शन हमें आइडेंटिफाई हो रहा है इस इमेज के अंदर। हाउ मेनी माइक्रोस्पोरेंजिया आर प्रेजेंट इन बायलॉब्ड डायथीकस स्टैमन। तो बायलॉब्ड और डायथीकस स्टैमन के अंदर टोटल कितनी माइक्रोस्पोरेंजिया होता है। तो एक लॉब में 2 होती है, तो बायलॉब्ड में टोटल हो जाएंगी 4। ठीक है, तो आंसर आएगा 4। और लास्ट क्वेश्चन इस इमेज से बन रहा है वो है माइक्रोस्पोरेंजिया फर्दर डिवाइड इनटू। माइक्रोस्पोरेंजिया है वो आगे किस में डिवाइड होगी, तो वो पोलन सैक में कन्वर्ट हो जाती है और उसके अंदर एमएमसी प्रेजेंट होती है जो कि पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन माइक्रोस्पोर बनते हैं, देन आगे वो पोलन सैक में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसमें अलग अलग ऑप्शन हमें मिलेंगे कि माइक्रोस्पोरेंजिया जो है फर्दर डेवलपमेंट इनटू पोलन ग्रेन, माइक्रोस्पोर मदर सेल एक्सेट्रा। तो इसका सही आंसर हमारे पास आएगा पोलन सैक। उसके बाद में 4th जो इमेज है वो है यहाँ पे एक ट्रांसवर्जन सेक्शन हमें दिखा रखा है एंथर का, जिसके अंदर एंथर वॉल्स दिख रही हैं, पोलन सैक दिख रहे हैं, इंटरनल कनेक्टिव टिश्यूज दिख रहे हैं, जिसके अंदर आपके 3 क्वेश्चन जो है वो बन सकते हैं। पहला है कि हाउ मेनी माइक्रो स्पोर मदर सेल्स आर यूज्ड फॉर माइक्रो स्पोरोजेनेसिस, कितनी। तो ये देखो एक बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, ठीक है, 1 2 3 4 जितनी भी एमएमसी है वो सारी की सारी जो है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में पार्टिसिपेट करती है। विच पार्ट ऑफ इज रिप्रेजेंटिंग टैपेटम। ठीक है, तो यहाँ पे A, B और C और D ये 4 पार्ट यहाँ पे दिखा रखा है। वो आपसे इस इमेज के थ्रू, अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करके हम देखें तो आप देखोगे कि ये जो इमेज है इसके अंदर हमें कुछ नाम दिए गए हैं A, B, C और D। तो आपसे जानना चाह रहे हैं कि इनमें से कौन सा पार्ट होता है जो टैपेटम को प्रेजेंट करता है। तो जितने भी बच्चे हैं वो मुझे एक बार ये मेंशन करेंगे कि टैपेटम जो है वो बेसिकली कौन सी लेयर होती है, इनर मोस्ट होती है या आउटर मोस्ट लेयर होती है एंथर की वॉल की। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। टैपेटम की प्रेजेंस आपको पता होनी चाहिए कि सबसे बाहर है या सबसे अंदर है। और टैपेटम जो है ना बच्चों वो यहाँ पे दिखा रखा है, कौन सा पार्ट है, बी पार्ट। देखो ये जो बी पार्ट है वो हमें टैपेटम की तरफ लेके जा रहा है। टैपेटम बिल्कुल सही आंसर आ रहा है इसका, वो कि एक इनर मोस्ट लेयर होती है। विच माइक्रोस्पोरेंजिया
वॉल लेयर डू नॉट हेल्प इन डेहिसेंस ऑफ एंथर। तो इनमें से कौन सी लेयर है जो डेहिसेंस ऑफ एंथर में पार्टिसिपेट नहीं करती? टैपेटम, क्योंकि टैपेटम के पास और बहुत से काम होते हैं। टैपेटम एक मल्टी न्यूक्लिएटेड कोइनोसाइटिक सेल है, जिसको आप बोल सकते हो, बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं इसके अंदर मैच्योरेशन स्टेज के अंदर। इसके अलावा ये बहुत सारे हार्मोन, बहुत सारे नहीं मतलब एक ऐसी सेल होती है जो हार्मोन भी रिलीज करती है, नरिशमेंट भी प्रोवाइड करती है और एंजाइम्स भी रिलीज करती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक बहुत ही प्यारा सा डायग्राम दिखा रखा है जो कि आपकी एनसीईआरटी का ही ये डायग्राम है, जिसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ पोलन ग्रेन दिखाए हैं माइक्रोस्कोप के अंडर में रख के। तो विच कंपोनेंट ऑफ एक्साइन लेयर ऑफ पोलन ग्रेन मेक इट्स मोस्ट रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर। ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, ये नीट एग्जामिनेशन में भी पूछा गया है कि ऐसी कौन सी स्ट्रक्चर होती है या ऐसा कौन सा पार्ट होता है पोलन ग्रेन का कि जो उसको मोस्ट रेजिस्टेंट बनाता है। तो आंसर आता है एक्साइन लेयर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है हमारे पास कि एक्साइन लेयर किसकी बनी हुई है, तो इसका सही आंसर आएगा, वैसे ऑप्शन दिया है सेलुलोज, पैक्टिन, स्पोरोपोलिन और लिग्निन, तो इसका सही आंसर आएगा स्पोरोपोलिन। उसके बाद विच लेयर ग्रो एज अ पोलन ट्यूब थ्रू द जर्म पोर। ठीक है, तो कौन सी लेयर रहती है, तो आपको पता है जर्म पोर वो रीजन होता है जहां पे एक्साइन होती ही नहीं है और वहां से कौन बाहर आएगी, एंटाइन लेयर बाहर निकलती है। तो ये क्वेश्चन आपके इस इमेज से बनते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो इमेज दिखा रखी है, इसके अंदर माइक्रोस्पोर टेट्राड की फॉर्म यहाँ पे दिखा रखी है। यहाँ पे ये जो दिख रहे हैं वो क्या है, माइक्रो स्पोर है जो कि टेट्राड के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो विच व्हाट वुड बी प्लॉइडी ऑफ ईच सेल माइक्रोस्पोर टेट्राड। आपको पता है कि एमएमसी होती है पोलन सेक में और वो कौन सा डिवीजन करती है, मियोसिस, और मियोसिस करके क्या बनाती है, माइक्रोस्पोर बनाते हैं। तो मियोसिस डिवीजन से हमेशा प्लॉइडी रहती है हैप्लॉइड। ठीक है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा हैप्लॉइड। इन 40% एंजियोस्पर्म जो होते हैं वो 3 सेल के फॉर्म में रिलीज होते हैं। आइडेंटिफाई करना है आपको 3 सेल, और बाकी जो 60% है वो 2 सेल स्टेज में ही रिलीज होते हैं। तो उसके अंदर सही आंसर आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। 3 मेल गैमेट होता है, एक वेजिटेटिव सेल होता है, एक जर्मिनेटिव सेल होती है, एक मेल गैमेट होता है, मतलब इस तरीके से अलग अलग कॉम्बिनेशन में मिलेंगे। हम यहाँ पे बाकी की कॉम्बिनेशन पर डिस्कशन नहीं कर रहे, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग अगर आपको 1 वर्ड आंसर पता है, यानी कि एक क्वेश्चन का डायरेक्ट आपको आंसर पता है, तो 3 ऑप्शन की तरफ आप कभी भी नहीं देखोगे। ठीक है, 3 ऑप्शन की तरफ आपको तब देखना पड़ेगा बच्चों जब आपका वो पर्टिकुलर टॉपिक बहुत स्ट्रांगली प्रिपेयर नहीं किया हुआ है। तो किसी भी बच्चे को 3 ऑप्शन की रिक्वायरमेंट तो तभी पड़ सकती है ना जब वो टॉपिक उसका बहुत ही वीक चल रहा है, या फिर उसको लग रहा है कि मैंने बहुत अच्छे से किया लेकिन वो उसका अभी भी अच्छे से प्रिपेयर नहीं है, क्योंकि वो आंसर देने के लिए अभी भी डिपेंडेंसी शो कर रहा है 3 ऑप्शन पे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का सही आंसर आ रहा होता है ना, तो आप 3 ऑप्शन को कभी देखना भी पसंद नहीं करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा, 1 वेजिटेटिव सेल होती है, 2 मेल गैमेट होते हैं। फिर इस चैप्टर के अंदर हमें नेक्स्ट जो डायग्राम दिखाया हुआ है वो हमें फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में मल्टी कार्पेलरी पिस्टल को दिखा रखा है, जिसके अंदर बहुत सारे कार्पल जो है वो आपस में सिनकार्पस भी है और एपोकार्पस के फॉर्म में भी दिखा रखा है। ठीक है, तो वे पार्ट ए और पार्ट बी आर मल्टी कार्पेलरी पिस्टल ऑफ। यहाँ पे पार्ट ए और बी जो है वो मल्टी कार्पेलरी आपको पहचानना है। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये मोस्ट ऑफ बच्चों को नहीं आता है और इमेज देके आपसे पूछ लिया जाएगा कि दोनों जो इमेज है वो बेसिकली मल्टी कार्पेलरी पिस्टल है। मल्टी मतलब बहुत सारे कार्पल एक साथ जुड़े हुए हैं, तो ये बेसिकली किसके हैं, तो यहाँ पे आपके आंसर दे है, एक पेपेवर का है और एक माइसेलिया का है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको आंसर आना चाहिए। एंड नेक्स्ट आइडेंटिफाई करना है पिस्टल जो कि एज ए सिनकार्पस है और एपोकार्पस। सिनकार्पस मतलब सारे जो कार्पेल है वो आपस में जुड़े हुए हैं, और एपोकार्पस का मतलब होता है कि फ्री है वो। ठीक है, तो सिनकार्पस जो है वो आपके दिखा रखा है ए, और एपोकार्पस जो है आपका बी इमेज है। तो ये 2 क्वेश्चन इस इमेज से बन सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है, तो आप देखोगे कि यहाँ पे टोटल जो इमेज है 3 इमेज दिखा रखी है, जिसके अंदर आपके एमएमसी जो मेगास्पोर मदर सेल है उसने डिवाइड किया है और डिवाइड करके 4 मेगास्पोर का फॉर्मेशन किया है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन तो हमारे पास आता है कि पार्ट ए को जो है आपको आइडेंटिफाई करना है, ये क्या है, मेगास्पोर डायड है, यानी कि 2 सेल है, 1 और 2। ठीक है, और दूसरे के अंदर आपको पार्ट बी को आइडेंटिफाई करना है, तो ये टेट्राड है, 4 मेगास्पोर लीनियर फॉर्म
फॉर्म के अंदर प्रेजेंट है। हाउ मेनी स्पोर ऑफ पार्ट बी पार्टिसिपेट इन मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। तो आपको पता है 3 डिजेनरेट होते हैं, सिर्फ एक ही मेगा स्पोर होता है जो कि एम्ब्रियोसैक में कन्वर्ट होता है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा 1। नेक्स्ट जो है एक मैच्योर एम्ब्रियोसैक का डायग्राम है, और इससे तो बहुत ही सारे क्वेश्चन बनते हैं। इसमें एंटीपोडल रीजन होता है, पोलर न्यूक्लियाई होता है, सेंट्रल एग है, सिनर्गिड है, फिलीफोम एपरेटस है। तो इस तरीके की ये पूरा का पूरा जो डायग्राम है वो एक मैच्योर एम्ब्रियोसैक का है, इससे भी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि एक मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन होता है, टोटल हाउ मेनी सेल्स और न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट इन शोन एम्ब्रियोसैक। देखो जो एंजियोस्पर्म होता है ना बच्चों, उनका एक बहुत खास फीचर होता है या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर होता है कि उसका जो एम्ब्रियोसैक होता है वो टोटल उसमें 7 सेल्स होती है, ठीक है, और 8 न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है, क्योंकि 3 एंटीपोडल सेल है, 1 पोलर सेल है, 2 सिनर्गिड सेल है और 1 एग सेल है। तो टोटल 7 सेल और टोटल पोलर न्यूक्लियस जो होते हैं वो 2 होते हैं, तो 8 न्यूक्लियस होते हैं। तो ये सही आंसर आ जाएगा 7 सेल 8 न्यूक्लियस। एग एपरेटस जो है वो कौन से रीजन की तरफ प्रेजेंट होता है, तो मैंने पहले भी आपको ये लर्न करवाया था कि एंटीपोडल जहाँ है वो चेलेजा रीजन है, और एग एपरेटस जो है वो माइक्रोपाइल रीजन है। ये बड़ा ही वीक पॉइंट होता है, अक्सर बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको बहुत ध्यान से इन क्वेश्चंस को सुनना समझना है। और आप हो सकता है वैसे तो सारे आंसर आपको दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी आप खुद से एनालिसिस कर सकते हो कि आपको कितने से क्वेश्चंस के आंसर आ रहे हैं। उसके बाद में हमारे पास नेक्स्ट इमेज दी है, ये बड़ी अच्छी इमेज है क्योंकि इसके ऊपर नीट पे भी क्वेश्चन आया, क्योंकि इसमें 2 तरह के फ्लावर दिए हैं, एक कैस्मोगैमस फ्लावर है और एक क्लिस्टियोगैमस फ्लावर है। क्लिस्टियोगैमस ऐसे फ्लावर होते हैं जो हमेशा बंद रहते हैं, क्लोज्ड फ्लावर होते हैं, और कैस्मोगैमस जो होते हैं वो ओपन फ्लावर होते हैं। तो इन इमेज से हमें 3 क्वेश्चंस बनाए हुए हैं, विच काइंड ऑफ फ्लावर रिमेन एक्सपोज इन एयर, ठीक है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा कैस्मोगैमस। विच काइंड ऑफ फ्लावर जो एंश्योर सीड फॉर्मेशन बाय द कंपल्सरी सेल्फ पॉलिनेशन, तो क्लिस्टियोगैमस, क्योंकि क्लिस्टियोगैमस फ्लावर के अंदर वो हमेशा बंद है, उनको किसी इंसेक्ट की जरूरत नहीं है, उनके अंदर जो है पोलन ग्रेन डेफिनेटली स्टिग्मा पे पहुंचेंगे और सीड का फॉर्मेशन एंश्योर करेंगे। और लास्ट क्वेश्चन इससे बना है, इन वायोला एंड कॉमेनेलिया विच काइंड ऑफ फ्लावर फाउंड, ठीक है, तो ये बड़ा ही अच्छा और एनसीईआरटी का बहुत ही स्टार परफॉर्मिंग क्वेश्चन है जो कि नीट में भी आया हुआ है, तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर डेफिनेटली आना चाहिए। वायोला और कॉमेनेलिया के अंदर दोनों तरह के ही फ्लावर होते हैं, ओपन टाइप भी होते हैं और क्लोज टाइप भी होते हैं। नेक्स्ट जो आपकी इमेज एनसीईआरटी में ये दिखाई हुई है, जिसको आप बहुत अच्छे से देखना पसंद नहीं करते, एंड पता नहीं क्यों इमेजेस से बच्चों का थोड़ा कम लगाव होता है, और जबकि इमेजेस से बड़े अच्छे और शानदार क्वेश्चन जो है वो बन सकते हैं। तो प्लांट एक्स आपको दिखाया गया है, वो बेसिकली किस टाइप का अडेप्टेशन है, तो आंसर आ जाएगा विंड पॉलिनेशन का, ठीक है। इन कौन को एरो इंडिकेटेड टेस्ट आर, तो ये आ जाएंगे स्टिग्मा और स्टाइल को ये रिप्रेजेंट करते हैं। विंड पॉलिनेटेड पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, लाइट होते हैं और नॉन स्टिकी होते हैं। तो ये 3 तरह के हमारे पास क्वेश्चन जो है इस इमेज से बन सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट इमेज के अंदर आपको वेनेसिनेरिया के अंदर पॉलिनेशन दिखाया गया है, जहां पे आप देखते हो कि फीमेल फ्लावर जो होता है ना, इस इमेज में अगर आप देखोगे तो इस तरीके से स्पाइरल फॉर्म में होते हैं, और मेल फ्लावर होते हैं वो इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये पॉलिनेशन जो है एक हाइड्रोफाइट है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन तो हमारे पास याद है, विच वन इज नॉट ए वाटर पॉलिनेटेड प्लांट, बड़ा अच्छा और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। वेलेसिनेरिया, हाइड्रेला, जोस्टेरा और लोटस, लोटस के अंदर वाटर पॉलिनेशन की जरूरत नहीं होती। इन वेलेसिनेरिया पोलन ग्रेन जो है वो ट्रैवल करते हैं कहाँ पे, तो ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, सबमर्ज में नहीं होगा, सरफेस पे होता है। इन वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स पोलन ग्रेन आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम वेटिंग बाय, ठीक है, तो आंसर आ जाएगा म्यूसेलेजिनस कॉट, तभी तो वो पानी के अंदर डूब नहीं पाते क्योंकि उनके ऊपर एक ऑयली लेयर रहती है, इस वजह से। नेक्स्ट जो डायग्राम है हमारे पास वो दिया है, यहाँ पे सीड का डायग्राम है जिसमें प्ल्यूमोल रीजन है, कॉटिलिडोन है, हाइपोकोटाइल है, रेडिकल है, रूट कैप है, और यहाँ पे कुछ ABCD लेबलिंग भी दिया हुआ है। तो विच पार्ट ऑफ एम्ब्रियो डेवलप इनटू शूट, तो ये आपको पता है प्ल्यूमोल से शूट बनती है,
ठीक है, और रेडिकल से रूट रीजन बनता है। तो ये एक बहुत कॉमन से क्वेश्चन होता है। और विच पार्ट ऑफ मोनोकोट एम्ब्रियो टर्म एज ए स्क्यूटेलम, तो कोटिलीडोन जो है टर्म वो हम डाइकोट सीड के लिए यूज करते हैं, मोनोकोट जो एम्ब्रियो होता है उसके अंदर स्क्यूटेलम टर्म यूज करेंगे हम फॉर कोटिलीडोन। विच पार्ट इज कॉल्ड कोलियोपटाइल, देखो कोलियोपटाइल और कोलियोराइजा ये दो टर्म जो है ना वो बड़े ही इंपॉर्टेंट रीजन होता है। कोलियोपटाइल जो है प्ल्यूमूल को कवर करती है, यहां पे आएगा दैट इज अ कोलियोपटाइल, ठीक है, ये कोलियोपटाइल रीजन है। और जो रूट रेडिकल को जो कवर करता है रीजन उसको कोलियोराइजा के नाम से हम लोग जानते हैं। और आपके यहाँ पे पूछा है विच पार्ट इज कॉल्ड स्क्यूटेलम, तो पार्ट ए ये जो पार्ट है ये एज ए स्क्यूटेलम कंसिडर किया जाएगा। ये मोनोकोट सीड ग्रास सीड का यहाँ पे डायग्राम दिखाया हुआ है। फिर वहीं पे मोनोकोट सीड दिखाया हुआ है और वो दिखाया है मेज का, यहाँ पे भी बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन तो रिपीट हुआ है, शूट जो है वो प्ल्यूमूल से बनेगा। विच पार्ट ऑफ मोनोकोट एम्ब्रियो टर्म एज ए एंडोस्पर्म, तो ये यहाँ पे जो रीजन है वो एंडोस्पर्म रीजन है जो कि सी जोन में हमें दिखाया जा रहा है। आइडेंटिफाई करेक्ट पेयर फॉर सीड एक्स एंड वाई एज ए एंडोस्पर्मिक और नॉन एंडोस्पर्मिक, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बताना है कि x और y जो दो सीड की इमेजेस है इसमें से कौन से एंडोस्पर्मिक है कौन से नॉन एंडोस्पर्मिक। एंडोस्पर्मिक सीड का मतलब वो सीड जिनके पास अभी भी एंडोस्पर्म प्रिजर्व है, ठीक है, नॉन में नहीं है। तो यहाँ पे x जो है वो एंडोस्पर्मिक है और y नॉन एंडोस्पर्मिक है। इस तरीके से चार ऑप्शन है तो सही आंसर आएगा x जो है वो नॉन एंडोस्पर्मिक है जबकि y जो है एंडोस्पर्मिक है, क्योंकि यहाँ पे C पार्ट जो है वो एंडोस्पर्म को शो कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट जो इमेज है हमारे सामने वो है कि टोटल हमारे पास ये जो डायग्राम है इसके अंदर ये क्या है, पोलन ग्रेन्स है, ठीक है बच्चों। और पोलन ग्रेन जो है वो जर्मिनेट हो रहे हैं स्टिग्मा पे और पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करके एम्ब्रियो साइट में एंट्री का ये जो डायग्राम है। इस डायग्राम में इन एंजियोस्पर्म प्लांट पोलन ट्यूब कैरी हाउ मेनी मेल गैमेट, टोटल कितने मेल गैमेट जो है वो कैरी कर रहा है, तो आंसर आ जाएंगे 2। उसके बाद में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि व्हाट वुड यू टर्म व्हेन पोलन ग्रेन ऑफ सेम प्लांट या फ्लावर फेल टू जर्मिनेट ऑन स्टिग्मा ड्यू टू द जेनेटिक रीजन, तो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी होती है, मतलब सेम फ्लावर क्या सेम जो है जेनेटिकली सिमिलर जो पोलन ग्रेन जब स्टिग्मा पे आके गिरेंगे तो वो उन पोलन ग्रेन को जर्मिनेट नहीं होने देता, उसको बोलते हैं हम सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, जो बड़ा ही अच्छा टॉपिक है। उसके बाद में हमारे पास इसी चैप्टर का नेक्स्ट जो डायग्राम दिखा रखा है वो यहाँ पे एम्ब्रियो सैक एग apparatus के अंदर जो है वो पोलन ट्यूब की एंट्री यहाँ दिखा रखी है। थ्रू विच सेल पोलन ट्यूब एंटर इनसाइड द एम्ब्रियो सैक, तो सिनर्गिड सेल इज द राइट आंसर। फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद 2 पोलर न्यूक्लियाई इज टर्म एज अ ट्रिपलेट फ्यूजन होगा, क्योंकि मेल गैमेट हैप्लॉइड होता है और 2 पोलर जो है न्यूक्लियाई ये NN है, तो टोटल 3N स्ट्रक्चर बनती है, ठीक है। और जो टोटल 3N हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनती है इसको हम ट्रिपल फ्यूजन, जो कि बाद में एंडोस्पर्म में कन्वर्ट होती है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन विच सेल डीजनरेट, तो सिनर्गिड और एंटीपोडल सेल जो होती है वो डीजनरेट हो जाती है। उसके बाद में हमारे पास नेक्स्ट जो इस चैप्टर से इमेज है उस इमेज में आप देखते हो कि पूरा का पूरा डाइकोट एम्ब्रियो का डेवलपमेंट यहाँ दिखाया गया है। और इस इमेज से 4 क्वेश्चन है हमारे पास। विच पार्ट इज रिप्रेजेंटिंग प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, तो आपको पता है ये जो रीजन है बी रीजन वो हमें दिखाई दे रहा है। डी रीजन को आपको आइडेंटिफाई करना है तो ये सस्पेंसर होता है। सी रीजन जो है ये वाला रीजन है वो ग्लोबुलर एम्ब्रियो है। विच पार्ट इंडिकेट दैट इट इज अ डाइकोट एम्ब्रियो, तो ई जो पोर्शन है वो यहाँ पे हमें पता चलता है कि ये डाइकोट एम्ब्रियो है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है इस पीडीएफ में, विच प्रोसेस इज रिप्रेजेंटेड इमस्कुलेशन, तो आपको पता है इमस्कुलेशन और बैगिंग जो है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करने के लिए जितने भी एग्रीकल्चर साइंटिस्ट है वो यूज करते हैं। तो आर्टिफिशियली सीजर की हेल्प से अगर हम किसी के स्टेमन्स को कट कर देते हैं दैट इज इमस्कुलेशन, जो कि ए पार्ट में दिखा रही है। इमस्कुलेशन इज डन टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन ना हो जाए, इसके लिए किया जाता है। और फिर कोई और अनवांटेड पोलन ग्रेन आके ना गिर जाए तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम कौन सी टेक्निक का यूज करते हैं, बैगिंग। तो ये आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के लिए बड़ी ही अच्छी टेक्निक है। उसके बाद में हमारे पास नेक्स्ट जो डायग्राम है इसके अंदर आपको ये इमेज एनसीईआरटी में दिया है जहाँ पे फ्रूट्स की स्ट्रक्चर दिखा रखी है। तो पहला पॉइंट, क्योंकि ये एप्पल का डायग्राम है तो आपको पता है एप्पल जो है
कौन सा फॉल्स फ्रूट है या ट्रू, क्योंकि ओवरी से अगर फ्रूट बन रहा है बच्चों तो वो कौन सा ट्रू फ्रूट होता है, और फ्लावर के ओवरी को छोड़कर और किसी भी पार्ट से अगर फ्रूट बन रहा है तो वो होता है फॉल्स फ्रूट। ठीक है, तो एप्पल जो है बेसिकली फॉल्स फ्रूट है क्योंकि वो थैलेमस से फ्रूट में कन्वर्ट हुआ है, इसलिए। ट्रू फ्रूट ये अभी अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया, ओवरी। एप्पल के अंदर जो फ्रूट होता है वो थैलेमस का डेवलपमेंट है, विच इज नॉट अ फॉल्स फ्रूट। तो आलमंड, इनमें से आपको 4 दिए हैं, आलमंड जो है इट इज नॉट अ फॉल्स फ्रूट। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर आपके आता है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, और ह्यूमन रिप्रोडक्शन से ये जो इमेज है इसके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को दिखाया गया है। ठीक है, तो टेस्टिस रिमेन लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इन स्कर्टम विच हेल्प इन कीपिंग क्या टेम्परेचर कितना लोअर, कितना 2 to 2.5 डिग्री, विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ सीमेन। तो आप ये बता सकते हो सेमिनल फ्लूइड होता है, स्पर्म्स होते हैं, कैल्शियम होते हैं, लेकिन यूरिया नहीं होता है। आइडेंटिफाई आपको करना है एक्स का, एक्स जो आपको देखो यहाँ पे वासा डेफरेंशिया या स्पर्म डक्ट को शो कर रहा है जो कि ट्रांसपोर्ट करती है स्पर्म्स को, और कितने टेस्टिकुलर लॉब होते हैं इन ईच टेस्टिस, 250 इज द राइट आंसर। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो इस डायग्राम से हमारे सामने आते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट जो डायग्राम है वो दिखा रखा है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर आप देखोगे तो यहाँ पे ए पार्ट को पूछा गया है, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो ओवम को कलेक्ट करने के लिए सिलोमिक कैविटी से, क्योंकि एक जो है वो ओवरी से रिलीज होकर सिलोमिक कैविटी में आता है और वहां से ये फिम्बरी जो है इनफंडिबुलम की फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती है वो ओवम को क्या करती है, कलेक्ट करती है। आपको बताना है बर्थ कैनाल का कौन सा पार्ट नहीं है, ओविडक्ट इज नॉट अ पार्ट ऑफ बर्थ कैनाल। Which uterine layer is responsible for labor pain due to contraction in uterus? तो myometrium जो लेयर होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है लेबर पेन के लिए। एंडोमेट्रियम की तो टाइम टू टाइम शेडिंग होती रहती है, पेरीमेट्रियम प्रोटेक्टिव होती है। विच यूट्राइन लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर साइक्लिक, ये आई गया, ये नीट का क्वेश्चन भी रहा हुआ है और बोर्ड में भी आया हुआ है, फर्स्ट टर्म में इसके ऊपर एमसीक्यू भी बन सकता है। एंडोमेट्रियम जो है वो क्लिनिकल चेंज दिखाती है क्योंकि हर महीने बनती है और फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान वो शेडिंग हो जाती है। उसके बाद में फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का व्यू यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ पे बताया गया कि एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है वेजाइनल की ओपनिंग कवरिंग पे, उसको क्या बोलते हैं, हाइमेन बोला जाता है, जिसके ऊपर एक मिथ रहता है कि उसका जो ब्रेक डाउन है वो फर्स्ट इंटरकोर्स के दौरान होता है, जबकि ऐसा नहीं है कि हैवी एक्सरसाइज रनिंग या जो कि हॉर्स राइडिंग ऐसी बहुत सारी एक्टिविटी है जिसके थ्रू हाइमेन ब्रेक हो सकती है। Which female external genitalia is considered equivalent to penis? ये अच्छा क्वेश्चन है, जो क्लाइटोरिस के इक्विवेलेंट माना जाता है। Is presence or absence of hymen an indicator of virginity or sexual experience? तो आंसर आ जाएगा नो। उसके बाद में मेमोरी लॉब का डायग्राम दिखाया है जिसके अंदर आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस अलग अलग तरीके से पूछे जा सकते हैं। कौन कौन से वो सारे यहाँ पे हैं। पहला क्वेश्चन तो हमारे पास ये आता है कि मेमोरी ग्लैंड जो है वो किस ग्लैंड का मॉडिफिकेशन है, तो स्वेट ग्लैंड का। फिर यहाँ पे आपको दिखा रखा है विच लेबल इंडिकेट एरोला पार्ट, एरोला जो पार्ट होता है वो कलरफुल पार्ट होता है सराउंडिंग द निपल, तो ये पी जो रीजन है वो एरोला पार्ट को डिनोट कर रहा है। थ्रू विच डक्ट मिल्क इज सक्ड आउट, तो लैक्टिफेरस डक्ट होती है, यानी कि क्यू रीजन जो है वो लैक्टिफेरस डक्ट को दिखाई दे शो कर रहा है। ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ईच ब्रेस्ट इज डिवाइडेड इनटू कितने, 15 to 20 मेमोरी लॉब। ये ऐसे फैक्ट वाले क्वेश्चन है जो आपको याद होने चाहिए। आपको डायग्राम देके भी पूछ सकते हैं, विदाउट डायग्राम भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास डायग्राम है वो ओवरी की इंटरनल स्ट्रक्चर हमें दिखाई गई है। आइडेंटिफाई करना है आपको इनकरेक्ट पेयर को, तो सी जो है वो यहाँ पे सेकेंडरी oocyte है जो ओवुलेट हो रही है, ओवुलेशन हो रहा है उसका, तो यहाँ पे ब्लास्टोसिस्ट जो है वो इनकरेक्ट पेयर है। नेम बताना है आपको हार्मोन जो डी पार्ट रिलीज करते हैं, ये कार्पस ल्यूटियम है और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज करेगा। और विच ऑफ द सेल डिवीजन इज इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी oocyte, तो आंसर आ जाएगा सेकेंडरी oocyte करने के लिए मियोसिस सेकेंड रिस्पॉन्सिबल होती है। ये भी नीट का क्वेश्चन रहा हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए। उसके बाद में आपके पास नेक्स्ट इमेज है जहां पे आपको मेनेस्ट्रल साइकिल का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाया गया है जिसके अंदर आपको पिट्यूटरी हॉर्मोन्स, उसके अलावा ओवेरियन और ओवेरियन हार्मोन और यूट्रस, 4 चीजों को एक साथ एनालिसिस करके बताया है।
एक तो हार्मोन आपसे पूछा जाता है, ओव्यूलेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, एलएच। उसके बाद में ए लेडी इज नॉट हैविंग हर मेनेस्ट्रुअल साइकिल, व्हाट वुड बी रीजन बिहाइंड। तो मेनोपॉज भी हो सकता है और प्रेगनेंसी भी हो सकती है, तो इसका आंसर आएगा बहुत बच्चे बड़ी ही जल्दबाजी में प्रेगनेंसी कर देते हैं। ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियम लेयर इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेनेस्ट्रुअल साइकिल। उसके बाद में स्पर्म का डायग्राम दिखाया है, विद स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म कंटेन एंजाइम, तो एक्रोसोम रीजन आ जाएगा। सिक्रीशन ऑफ विच इज नॉट एसेंशियल फॉर मैचुरेशन ऑफ स्पर्म, तो यूरिथ्रा की हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। एपिडिडाइमस रीजन और सेमिनल वेसिकल जो कि प्रोस्टेट ग्लैंड से निकलने वाला फ्लूइड है, ये हमें जरूरत रहती है मैचुरेशन करने के लिए, लेकिन यूरिथ्रा का कोई रोल नहीं है, जो कि सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन या सीमेन या यूरिन को रिलीज करने में इसका रोल रहता है। Contact of sperm to which layer induce appearance of perivitelline space to prevent the entry of additional sperm, तो जोना पेलुसिडा जो है वो यहाँ पे उसके चारों तरफ एक फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बन जाती है जो कि अदर स्पर्म्स की एंट्री को रोकती है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट डायग्राम बनता है जिसके अंदर आपको स्पर्मेटोजेनेसिस को शो किया है। तो आपसे क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बन सकते हैं, हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट और स्पर्मेटिड, तो दोनों में 23 होंगे, क्योंकि जब मियोसिस फर्स्ट हो जाएगी तो क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएंगे। डिफ्रेंशिएशन करना है स्पर्मेटिड का, स्पर्म के अंदर इस प्रोसेस को स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। हाउ मेनी स्पर्मेटोगोनिया और oogonia विल बी रिक्वायर्ड टू 80 स्पर्म्स एंड एग को बनाने के लिए, तो 20 तो हमें स्पर्मेटोगोनिया चाहिए, क्योंकि एक स्पर्मेटोगोनिया से 4 बन जाएंगे तो 20 से 80 बन जाएंगे, जबकि एक oogonia से एक ही एग बनता है तो यहाँ पे 80। इस तरह के क्वेश्चन बड़े बार पूछे गए हैं। फिर हमारे पास यहाँ पे डायग्राम दिखा रखा है सेमिनल वेसिकल का, जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, सॉरी सेमिनल वेसिकल नहीं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का डायग्राम दिखाया है। हाउ मेनी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल आर प्रेजेंट इन ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल, ठीक है, तो एक में 1 से 3। रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज कॉल्ड स्पर्मिएशन। देखो काफी बार बच्चे ना स्पर्मियोजेनेसिस इस टर्म में और स्पर्मिएशन इस टर्म में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसको आपको बहुत ध्यान से समझना है। कौन सा पार्ट होता है जो कि टेस्टोस्टेरोन को सिक्रेट करता है, तो ये देखो अगर इस डायग्राम में आप ध्यान से देखोगे, ये एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है और ये एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है और एक ही है। तो इन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बीच का जो ये स्पेस है जहाँ पे मैं स्टार बना रही हूँ, दैट इज इंटरस्टिशियल स्पेस, और यहाँ पे लीडिंग सेल्स प्रेजेंट होती है जो कि कौन से हार्मोन को रिलीज करती है, तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को रिलीज करती है। उसके बाद में नेक्स्ट डायग्राम है हमारे पास जिसके अंदर फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन को शो किया गया है। तो बताया है सॉलिड बोल लाइक स्ट्रक्चर को मोरूला बोला जाता है, ठीक है, विच सेल्स कैन गिव राइज टू ऑल टिश्यू एंड ऑर्गन, तो वो होती है स्टेम सेल, क्योंकि स्टेम सेल के पास पूरा का पूरे ऑर्गेनिज्म को बिल्ड करने की पोटेंशियल होता है। फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शंस बनते हैं कोरियोनिक विलाई के अंदर, वो ट्रोफोब्लास्ट लेयर जो होती है वो ये सराउंडिंग में ट्रोफोब्लास्ट सेल्स होती है, इनर सेल मास यहाँ होता है, जहाँ पे स्टेम सेल होती है वो पूरे की पूरे ऑर्गेनिज्म को बिल्ड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। उसके बाद में नेक्स्ट जो इमेज आपके सामने दिखाई गई है वो यहाँ पे आपको एक छोटा सा एम्ब्रियो यूट्रस के अंदर डेवलपमेंट का दिखाया है। पहला क्वेश्चन है कि इसके अंदर इनकरेक्ट पेयर बताना है, प्लेसेंटा है ए, बिल्कुल सही है, यॉक सैक है बी, और एम्ब्रियो है डी जो है वो प्लेसेंटा को दिखाया, जबकि डी अम्बिलिकल कॉर्ड है। उसके बाद में विच हार्मोन इज आर प्रोड्यूस ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो HCG भी निकलता है, HPLB और रिलैक्शन, ये सारे हार्मोन हैं जो कि प्रेगनेंसी के दौरान ही रिलीज होते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑल। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बतानी है बिटवीन द मैटरनल एंड फीटस, तो अम्बिलिकल कॉर्ड जो कि प्लेसेंटा से ही अराइज होती है। गेस्टेशन पीरियड कितना माना जाता है, 9 महीने का होता है। बाय द एंड ऑफ विच मंथ फीटस डेवलप लिम्स और डिजिटी, नीट का भी क्वेश्चन रहा हुआ है, सेकंड मंथ के अंदर। आफ्टर विच मंथ ऑफ प्रेगनेंसी हार्ट डेवलप, फर्स्ट मंथ के बाद में जो है फीटस का हार्ट डेवलप हो जाता है। ये सारे क्वेश्चन थे हमारे पास ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड कुछ डायग्राम्स है हमारे पास, जिसके अंदर ट्यूबेकोटॉमी और वेस्कोटॉमी दिखाया गया है। तो कौन सा सर्जिकल मेथड है जिसके अंदर हम वीमेन पे अप्लाई करते हैं, तो ट्यूबेकोटॉमी हो जाएगा। ऑन विच डे ऑफ मेनस्ट्रुअल साइकिल शुड बी अवॉइड टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी इन पीरियोडिक एब्सेंस, तो 10 to 70 डे ये फर्टिलाइजेशन पीरियड होता है, या फिर यूँ बोल सकते हैं फर्टिलाइजिंग पीरियड होता है, क्योंकि इस ड्यूरेशन में ओव्यूलेशन हो रहा होता है, ओवरी से सेकेंडरी oocyte बाहर निकल रही होती है।
होती है, जिससे फर्टिलाइजेशन के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। अकॉर्डिंग टू 1.7% पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इन हाउ मेनी ईयर आवर पॉपुलेशन कुड बी डबल। तो ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से 33 ईयर आ जाएगा आंसर। उसके बाद में कुछ बैरियर्स और कॉपर टी यहाँ पे शो की गई है। Which contraceptive show here is suitable for the female barrier method? तो आंसर आ जाएगा बी। ठीक है, तो ये एक फीमेल बैरियर मेथड है। उसके बाद में विच इज द हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूटेराइन डिवाइस IUD पूछी गई है। तो LNG-20 जो है वो एक हार्मोन रिलीजिंग है। विच हार्मोन प्रिपरेशन यूज एज ए इमर्जिंग पिल्स। तो हम कौन से हार्मोन्स हम बेसिकली यूज करते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का हम लोग यहाँ पे यूटिलाइज करते हैं। फिर आपको एक टेक्निक दिखाई गई है 34 डायग्राम के अंदर, जिसके अंदर स्पर्म के अंदर एक ट्यूब के थ्रू हम स्पर्म को एक एग के अंदर एक ट्यूब के थ्रू या इंजेक्शन के थ्रू, अगर ध्यान से देखोगे तो स्पर्म को इंजेक्ट किया जा रहा है। तो विच ART इज शोन हेयर। तो आपको बतानी है ये कौन सी है। तो इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ये राइट टेक्निक है यहाँ पे। विच असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक इज यूजफुल इन लो स्पर्म काउंटिंग। ठीक है, तो अगर किसी के पास स्पर्म काउंटिंग बहुत कम है तो यहाँ पे आप किसका यूज कर सकते हो, तो IUT का आप यूज कर सकते हो। ठीक है, यानी कि स्पर्म्स का आप यूट्रस के अंदर ट्रांसफर करवाया जा सकता है। उसके बाद में आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है कि इन शोन ART फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन हम यहाँ पे कहाँ करवाएंगे, ART के अंदर, यूट्रस में, फलोपियन ट्यूब के अंदर, या फिर टेस्ट ट्यूब में, या वेजाइना के अंदर। तो ART में, टेस्ट ट्यूब के अंदर हम लोग फर्टिलाइजेशन करते हैं, क्योंकि IVF वर्ड यूज किया जाता है। लेकिन जब हम गैमेट ट्रांसफर की बात करेंगे तब अलग कहानी रहेगी, क्योंकि हम गैमेट ट्रांसफर कर रहे हैं तो फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर ही होगा। विच ART इज यूजफुल व्हेन वीमेन हैज सूटेबल यूट्रस बट कांट प्रोड्यूस ओवम। ठीक है, तो आप वहां पे क्या कर सकते हो, जिफ्ट यानी कि गैमेट का ट्रांसफर करवा सकते हो। उसके बाद में जिफ्ट पे भी क्वेश्चन है हमारे पास। इन शोन ART फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन टेस्ट ट्यूब में होता है। और अगर एम्ब्रियो का आप 8 सेल स्टेज में ट्रांसफर कर रहे हो, वो भी कहाँ पे, फलोपियन ट्यूब के अंदर, तो IUT हम लोग इसको नाम देंगे। ठीक है, 8 ट्रांसफर ऑफ एम्ब्रियो अगर हमें करना है मोर देन 8 के अंदर, जो हम इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर करेंगे। उसके बाद हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, जहाँ पे मेंडलिज्म का पूरा जेनेटिक्स हमें देखने को मिलता है। मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स और मेंडलिज्म जेनेटिक्स आपके 2 जेनेटिक्स के टॉपिक है। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस के अंदर कुछ लिमिटेड ही इमेजेस है, लेकिन वो भी हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहले इमेज के अंदर आपको पाइसम सटाइवम पे जिसने भी एक्सपेरिमेंटल वर्क किया वो G.J. मैंडल थे। उसके बाद में इन विच जनरेशन ऑफ मैंडलियन अक्रॉस वी कैन फाइंड अबाउट द डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रैक। तो हम F1 जनरेशन में ही देख के बता सकते हैं कि अगर आपको याद हो तो हम लोग इस तरीके से करते हैं। तो अगर फर्स्ट जनरेशन में जो कैरेक्टरिस्टिक्स अपीयरेंस में आ रहा है, दैट मीन वो एक डोमिनेंट ट्रैक है, और F2 में अगर आ रहा है तो वो एक रिसेसिव ट्रैक होता है। उसके बाद में यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म है वो ड्रोसोफिला मेलानागास्टर है, जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था TH मॉर्गन ने। Which theory was proposed by experimenting on ड्रोसोफिला। तो लिंकेज एक्सपेरिमेंट हमें देखने को मिला था, या लिंकेज थ्योरी हमें देखने को मिली थी, जो कि TH मॉर्गन ने दी थी। आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर अबाउट द मेल एंड फीमेल। तो ड्रोसोफिला मेलानागास्टर के अंदर मेल जो होता है वो साइज में छोटा होता है, जबकि फीमेल जो है वो बड़ी होती है, तो इसीलिए इसका सही आंसर आ जाएगा। उसके बाद में आपको बताया गया है कि एक टेस्ट अननोन कोई प्लांट है और उसका अगर हमें जीनोटाइप अननोन है और वो अगर पता करना है तो क्या करते हैं, तो आइडेंटिफाई विच काइंड ऑफ टेस्ट इज शोन। तो टेस्ट क्रॉस होगा यहाँ पे। what will be genotype of unknown hybrid if F1 progenies are same। तो इसका मतलब होमोजाइगस कंडीशन में है, अगर सेम नहीं आता तो हेट्रोजाइगस कंडीशन के अंदर है। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये एक अननोन प्लांट है जिसका हमें जीनोटाइप आइडेंटिफाई करना है। तो आप इस प्लांट के साथ पर्पल होमोजाइगस कंडीशन में भी हो सकता है, हेट्रोजाइगस कंडीशन में हो सकता है। अगर आप इनका रिसेसिव के साथ करवा देते हो, ठीक है, तो
दोनों ही कंडीशन में इनको रिसेसिव के साथ कराओगे। अगर ये डोमिनेंट स्टेज में है और आप रिसेसिव के साथ कराओगे तो सारे ही क्या मिलेंगे, पर्पल या वॉयलेट कलर हमें मिलेगा। लेकिन अगर ये हेट्रोजाइगस कंडीशन में है तो 50% हमें व्हाइट कलर में भी देखने को मिलते हैं, जो कि हमें टेस्ट क्रॉस के दौरान मिलते हैं। एक और हमारे पास डायग्राम दिया हुआ है जिसके अंदर इनकम्प्लीट डोमिनेंसी, जिसके अंदर रेड और व्हाइट कलर का जब हम लोगों ने क्रॉस करवाया तो पिंक कलर हमारे सामने अपीयरेंस में आता है, दैट इज अ इनकम्प्लीट डोमिनेंसी। और इसके अंदर F2 जनरेशन में फिनोटाइप और जीनोटाइप का रेशो 1:1 एग्जैक्ट सेम आता है। उसके बाद में कोडोमिनेंसी का दो एग्जाम्पल रहते हैं। एक तो आप व्हाइट और रेड कलर की काऊ के बीच में रोन कलर, जो कि आप इस तरीके से देखने को मिलता है कि पूरा व्हाइट बैकग्राउंड है और ब्राउन कलर के जो या रेड कलर के पैचेस देखने को मिलते हैं, दैट इज एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंस। और वहीं कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल हमें ब्लड ग्रुप AB के अंदर भी देखने को मिलता है, क्योंकि इनकम्प्लीट डोमिनेंस कोडोमिनेंस जो है मेंडल के फर्स्ट लॉ के क्या है, एक्सेप्शंस है। तो ये भी यहाँ पे दिखाया गया है। उसके बाद में नेक्स्ट डायग्राम हमारे पास दिख रहा है जिसके अंदर अगर आप डाई हाइब्रिड क्रॉस कर रहे हो तो ये डाई हाइब्रिड क्रॉस के रिजल्ट को दिखाया गया है कि क्रॉस ए के अंदर आइडेंटिफाई करना है डोमिनेंट ट्रेट कौन सा है। तो राउंड और येलो कलर के सीड जो है वो डोमिनेंट ट्रेट में रहते हैं। व्हाट विल बी जीनोटाइप इन F2 जनरेशन शो क्रॉस बी। क्रॉस बी के अंदर आपको कौन सी मिलेगी, देखो पेरेंट, ये दो पेरेंट है और इनके बीच में अगर हम लोग करवाते हैं, ठीक है, क्रॉस, तो कुछ इस तरीके से हमारे पास आता है। तो यहाँ पे 3:1 जो है हमें देखने को मिलेगा। जो व्हाट विल बी द जीनोटाइप इन F2 जनरेशन, ठीक है, तो जीनोटाइप तो इसका रहेगा 1:1 रहेगा, ठीक है, और फिनोटाइप इसका 3:1 रहेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं इसके अंदर कि एक और आपको दिखाया ऑब्जर्वेशन ऑफ फिनोटाइप आइडेंटिफाई विच काइंड ऑफ इनहेरिटेंस इन्वॉल्व। तो ये देखो हमें बहुत मल्टीपल कलर की अगर स्किन मिल रही है, दैट इज अ पॉलीजेनिक। पॉलीजेनिक का मतलब होते हैं, अभी तक ये से समझ में आया हुआ था कि एक जीन एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, बट पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में हम देखते हैं कि किसी एक कैरेक्टरिस्टिक्स को डिनोट करने के लिए मल्टीपल जीन्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो जैसे स्किन कलर हमारा एग्जाम्पल है। Which alleles are responsible for skin pigment production? तो ओनली डोमिनेंट ही होता है जो हमारे स्किन टोन को डार्क करता है। अगर रिसेसिव में आता है तो स्किन टोन जो है वो लाइट हो जाती है। ऑब्जर्व द फिनोटाइप एंड आइडेंटिफाई विच टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इन प्लियोट्रॉपी का एग्जाम्पल हम रखते हैं सिकल सेल एनीमिया। ये सिकल सेल एनीमिया को शो किया गया है फिगर। सिकल सेल एनीमिया जो होता है बच्चों, उसके अंदर RBC का शेप चेंज हो जाता है, ठीक है। उसके अंदर जिसको भी सिकल सेल एनीमिया हुआ है उस बंदे को कभी मलेरिया नहीं होता है, तो वो एक प्लियोट्रॉपी के एग्जाम्पल में भी हम रखते हैं। और ये किस तरीके का म्यूटेशन है, दैट इज अ पॉइंट म्यूटेशन। अगर आप यहाँ देखोगे तो सिर्फ ये एक न्यूक्लियोटाइड पेयर जो है चेंज होता है, जिससे RNA का एक कोड चेंज और जिससे कि ग्लूटामिक एमिनो एसिड वैलिन 6th पोजीशन पे चेंज हो जाता है, जिससे RBC की शेप बदल जाती है। ये सेक्स डिटर्मिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है कि ऑब्जर्व द पिक्चर एंड आइडेंटिफाई काइंड ऑफ द सेक्स डिटर्मिनेशन इन केस B, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये केस B है, केस B के अंदर हमें इंसेक्ट दिख रहे हैं। तो इस केस के अंदर अगर आप देखोगे कि जो मेल है वो हेट्रोगैमेटिक है जबकि फीमेल होमोगैमेटिक है। वहीं केस C के अंदर आप देखोगे तो आप ये केस C है जिसके अंदर बर्ड्स के अंदर दे रखा है, तो बर्ड के अंदर फीमेल जो है वो अगर आप देखोगे तो हेट्रोगैमेटिक है और मेल जो है होमोगैमेटिक हमें देखने को मिलता है। तो स्पर्म Z और Y जो है एग जो है वो W और Z दोनों में से कोई सा भी बन सकता है क्योंकि हेट्रोगैमेटिक कंडीशन है। उसके बाद में ये हनी बी के अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन दिखा रखा है कि अनफर्टिलाइज्ड मेल है वो ड्रोन होंगे, फर्टिलाइज के अंदर एक क्वीन और बाकी की वर्कर्स बन जाती हैं। तो वो भी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं क्योंकि हनी बी से रिलेटेड सेक्स डिटर्मिनेशन बहुत अच्छे क्वेश्चन अराइज होते हैं। ऑब्जर्व द पिक्चर एंड आइडेंटिफाई प्लॉइडी ऑफ द क्वीन बी। तो प्लॉइडी जो रहती है क्वीन बी की तो 2n ही रहती है, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है, सिर्फ मेल जो होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। What will be the chromosome number in male and worker? तो वर्कर 2n होगा और मेल मैंने अभी भी बताया ड्रोन जो होता है वो हैप्लॉइड होता है। What will be chromosome number in sperm and zygote in this case? तो स्पर्म जो है वो ड्रोन प्रोड्यूस करता है, खुद हैप्लॉइड है, माइटोसिस करेगा और स्पर्म बनाएगा और उनके अंदर क्रोमोसोम नंबर भी क्या होंगे 16 रहेंगे। लेकिन जायगोट जो है वो
32 नंबर ऑफ क्रोमोसोम से बनता है। उसके बाद में यहाँ पे पूरा का पूरा एक इमेज दिखा रखी है जिसके अंदर क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस यहाँ पे शो हो रही है। ऑब्जर्व द पिक्चर, आइडेंटिफाई द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस एग्जिबिटेड बाय द, तो यहाँ पे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हमें शो किया गया है जिसके अंदर कोई सा भी क्रोमोसोम किसी के साथ भी सेग्रीगेट कर सकता है। और व्हाट क्रॉस कांट एक्सप्रेस अबव द आइडेंटिफिकेशन, तो ये मोनोहाइब्रिड को नहीं शो करेगा क्योंकि डाइहाइब्रिड दो अलग अलग क्रोमोसोम को लेके हम लोग क्रॉस को एनालिसिस कर रहे हैं, तो डाइहाइब्रिड को ये एनालिसिस करेगा। उसके बाद में पैडिग्री से रिलेटेड कुछ सिंबल्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। देखो यहाँ पे एक तो ए पे पूछा है, ये मैटिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये मेल और फीमेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये पैडिग्री से रिलेटेड जितने भी सिंबल्स हैं ये आपको पता होने चाहिए। उसके बाद में आपके सामने दो पैडिग्री भी दिखा रखी है जो एनसीईआरटी बेस्ड पैडिग्री है, आपको एग्जैक्टली याद होना चाहिए। ठीक है, तो पहली पैडिग्री है जो ऑटोसोमल डोमिनेंसी के लिए शो कर रहे हैं और जो सेकंड पैडिग्री है वो ऑटोसोमल रिसेसिव को शो कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस मिल जाएगा क्योंकि डोमिनेंट में पहली जनरेशन, सेकंड जनरेशन और थर्ड तीनों में ही हमें देखने को मिल रही है। और रिसेसिव को पहचानने का सही तरीका यही है कि जब दोनों पेरेंट्स जो है नॉर्मल है और उनका कोई एक बच्चा अब नॉर्मल आ रहा है, दैट मीन ये रिसेसिव रहेगा। उसके बाद आपके सामने जो इमेज दिखाई जा रही है उसके अंदर ये इमेज देके या फिर ये इमेज देके आपसे पूछ लिया जा सकता है कि ये इमेज किस डिजीज को या जेनेटिक डिसऑर्डर को रिप्रेजेंट करती है। तो ऑब्जर्व द पिक्चर एंड आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ सिंड्रोम, तो ये डाउन सिंड्रोम की इमेज है। डाउन सिंड्रोम में 21st क्रोमोसोम की ट्राइसोमी हो जाती है। ऑब्जर्व द कैरियोटाइप फॉर द सिंड्रोम एंड आइडेंटिफाई ट्राइसोमी, तो अगर आप यहाँ देखोगे 21st, ये देखो इस वाले में यहाँ पे देखो कि 3 क्रोमोसोम का जो नंबर है वो देखने को मिलता है, तो 21st नंबर क्रोमोसोम की क्या हो रही है, ट्राइसोमी। उसके बाद में ये बी और ए, ये आपसे पूछा जा सकता है X0 और XXY, तो आपको पूछा जा सकता है कि ए जो है वो बेसिकली टर्नर सिंड्रोम को रिप्रेजेंट कर रहा है और बी जो कैरियोटाइप है वो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम को रिप्रेजेंट करता है। कैरियोटाइप मतलब ग्राफिकल या डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ क्रोमोसोम जो उनके साइज के वाइज रखे जाते हैं, यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में। उसके बाद में एक और इमेज दी है और आपसे पूछा गया है कि इसमें से किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो क्लाइनफेल्टर और टर्नर सिंड्रोम जो ए है वो क्लाइनफेल्टर की है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो मेल के अंदर जो है यहाँ पे ब्रेस्ट का डेवलपमेंट देखने को मिलता है, तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है हमें क्लाइनफेल्टर के अंदर केस में देखने को मिलती है, क्योंकि क्लाइनफेल्टर के अंदर XXY हो जाता है, तो मेल और फीमेल दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स हमें देखने को मिलते हैं। और उसके बाद में आप टर्म फर्स्ट का लास्ट चैप्टर बचा है हमारे पास, दैट इज अ मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इसके साथ ही हम लोग सारे के सारे MCQ जो है कंप्लीट कर लेंगे जो डायग्राम बेस्ड थे। ओनली डायग्राम बेस्ड भी नहीं बच्चों, आप देखोगे तो थ्योरी से भी बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे सामने आ रहे हैं, बहुत ही प्यारे क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन जो है सर ने हमें प्रोवाइड किए हैं आपके क्विक रिवीजन के लिए। बहुत ही बेस्ट PDF है, बेस्ट क्वेश्चंस का कलेक्शन है, तो आपको ये सारे के सारे MCQs जरूर अपने दिमाग में रखने हैं एग्जाम में जाने से पहले। तो यहाँ पे A, B और C 3 बुलेट्स हमें दे रखे हैं और आपको पहचानना है इनमें से क्या है। तो इस पिक्चर के अंदर आपको देखना है और बताना है कि A और B बेसिकली करेक्ट पेयर ऑफ A एंड B एंड ऑफ द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स। तो A जो है वो 3 प्राइम रीजन को और जो B रीजन है वो 5 प्राइम रीजन को प्रेजेंट कर रही है, क्योंकि अगर आप देखोगे यहाँ पे तो कार्बन नंबर 1, 2, 3 इस तरीके से हम कार्बन नंबर काउंटिंग करते हैं, क्योंकि फर्स्ट नंबर कार्बन से ही हमारा नाइट्रोजन बेस जो है वो अटैच होता है, दैट इज अ फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक है, उसके बाद आपसे क्वेश्चन है कि ऑब्जर्व द पिक्चर और आइडेंटिफाई करना है C जो है हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं जो कि A डबल बॉन्ड T से, C ट्रिपल बॉन्ड G से अटैच होता है। फिर आपके पास DNA की हेलिकल स्ट्रक्चर दी हुई है जिसमें बोला है कि आपको एक टर्न में नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड बताना है, तो 10 नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड होते हैं, और अगर 36% एडेनिन है तो साइटोसिन कितने होंगे, तो आपको यहाँ पे जो चारकॉफ रूल्स के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना है, तो आंसर आ जाएगा 36। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि न्यूक्लियोसोम को दिखाया गया है। न्यूक्लियोसोम बेसिकली क्या है, एक रैप DNA का सेगमेंट जो है वो हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ रैप होकर एक बीड लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, तो उसको आप क्या बोलते हो,
न्यूक्लियोसोम। तो ए जो है न्यूक्लियोसोम को रिप्रेजेंट करता है। कितना लंबा डीएनए रैप्ड होता है, तो 200 जो है न्यूक्लियोटाइड। और इसमें से कौन सा हिस्टोन का पार्ट होता है जो ऑक्टामर नहीं बनाता, तो H1, क्योंकि H2A, H2B, H3 और H4 जो है पेयर होके 8 प्रोटीन का एक ऑक्टामर बनाते हैं, और उसके चारों तरफ ये जो है वो 200 जो है न्यूक्लियोटाइड बना डीएनए रैप्ड होता है, और ये जो है वो H1 है। ठीक है, ऑब्जर्व द पिक्चर बी। बी जो है वो क्रोमेटिन स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर आपको इस तरीके से क्रोमोसोम जो है वो बीड लाइक फॉर्म में न्यूक्लियोसोम्स देखने को मिलते हैं। उसके बाद में आपको एक इमेज दी है और पूछा गया है कि सेंट्रल डोग्मा का कौन सा पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है या फिर कौन सी प्रोसेस यहाँ पे हो रही है। तो ये आपको देख रहे हैं कि ये हमारा ओल्ड डीएनए है। रेड कलर से जो प्रेजेंट हो रही है वो स्ट्रैंड कौन सी है, ओल्ड, और जो ब्लू कलर से जो बन रही है वो कौन सी स्ट्रैंड है, न्यू, और ये कौन सी स्ट्रैंड है, ओल्ड। तो एक स्ट्रैंड ओल्ड और एक स्ट्रैंड न्यू होती है, तो वो कौन सा मोड होता है, सेमी कंजर्वेटिव मोड होता है। ठीक है, और ये जो रेप्लिकेशन का नेचर है वो वॉटसन एंड क्रिक ने ही प्रपोज किया था। उसके बाद में एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, तो ये एक्सपेरिमेंट ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट है, ग्रिफ्थ ने दिया था, और जिसके अंदर ए कंडीशन के अंदर जब आप रफ स्ट्रेन डालते हो तो जिंदा रहेगा, एस स्ट्रेन डालते हो तो मर जाएगा, और अगर हीट किल एस डाला है तो भी ये जिंदा रहेगा, लेकिन इसके साथ अगर आर मिक्स करके डाल दिया तो ये मर जाएगा। बड़ा शानदार क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन जो है ना, ये नॉट ओनली बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जबकि नीट में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। उसके बाद हमारे पास ट्रांसडक्शन का भी बैक्टीरियोफाज एक्सपेरिमेंट हमें देखने को मिलता है, जिसके अंदर इकोलाई के ऊपर बैक्टीरियोफाज आता है, और यहाँ पे हम प्रोटीन और कोड को और जेनेटिक मटेरियल को क्या करते हैं, रेडियो लेबल करते हैं। तो इस रेडियो लेबलिंग पे भी क्वेश्चन आता है। तो डीएनए का फॉस्फोरस 32 से, प्रोटीन कोड का सल्फर 35 से, बैक्टीरियोफाज यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल फॉर्म रहती है, और बैक्टीरिया के अंदर बैक्टीरियोफाज अपना डीएनए जो है वो इंसर्ट करता है। उसके बाद में ये सेमी कंजर्वेटिव मोड का जो मेल्सन ने एक्सपेरिमेंट किया था वो था, और इस एक्सपेरिमेंट से पता चला था कि डीएनए का जो मोड है वो क्या है, सेमी कंजर्वेटिव मोड है। और अगर रेशो अगर पूछा जाए कि 40 मिनट बाद में कितना रहेगा, तो ये 1:3 हमारे सामने आता है, क्योंकि 40 मिनट के बाद में अगर आप देखते हो तो रेशो हमारे सामने निकल के आता है। उसके बाद हमारे पास आते हैं कि टोटल जो है वो पिक्चर को ऑब्जर्व करना है और देखना है कि ये जो एक्सपेरिमेंट है वो बेसिकली किसने दिया था। तो ये जो एक्सपेरिमेंट था जिसके अंदर पहले में हमने कोई प्रोटीन नहीं है, कोई आरएनए नहीं है, कोई डीएनए नहीं है, तो मतलब हम आरएनएज, डीएनएज और प्रोटीएज डाल के हम ये क्लैरिफाई करते हैं कि डीएनए ही जेनेटिकल मटेरियल है। तो ये अवेरी, मैक्लोड और मैककार्टी ने दिया था। ठीक है, और स्ट्रेप्टोकोकस की कौन सी स्ट्रेन वायरुलेंट थी, तो एस स्ट्रेन जो है वो वायरुलेंट होती है। बाय दिस एक्सपेरिमेंट इट वाज प्रूव्ड दैट डीएनए ही जो होता है वो जेनेटिकल मटेरियल होता है। उसके बाद में ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को दिखाया गया है। तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में आपसे पूछा गया है, ए जो है वो टेम्पलेट है, बी जो है कोडिंग स्टैंड है। उसके बाद में सी आपसे पूछा जा रहा है, तो ये प्रमोटर रीजन है, डी जो है वो आपका टर्मिनेटर रीजन है। ऑब्जर्व द पिक्चर एंड टेल विच स्टैंड हैज आइडेंटिकल सीक्वेंस इन आरएनए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो कोडिंग स्टैंड जो होती है वो बिल्कुल एग्जैक्ट आरएनए की तरह ही बनती है, लेकिन बस टी जो है वो रिप्लेस हो जाएगा यू के साथ, क्योंकि आरएनए में यूरेसिल नहीं होता है, थायमिन की जगह पे। उसके बाद में आपको डीएनए रेप्लिकेशन का स्टैंड दिखाया, जिसमें एक स्टैंड लगातार बन रही है और एक टुकड़े टुकड़े में बन रही है। जो लगातार बन रही है वो लैगिंग होती है, टुकड़े टुकड़े में बनती है वो लैगिंग होती है, और लैगिंग के अंदर ये जो फ्रेगमेंट्स होते हैं इनको हम ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बोलते हैं। उसके बाद में आपको इन फ्रेगमेंट्स को जोड़ने के लिए एक एंजाइम की जरूरत पड़ती है, जिसका नाम क्या है, मॉलिक्यूलर ग्लू यानी कि लाइगेज। फिर आपके पास जो इमेज आती है उस इमेज के अंदर आपको दिखा रखा है ट्रांसक्रिप्शन कैसे हो रहा है। तो आपको बताना है कि यहाँ पे सिग्मा और रो फैक्टर होते हैं। सिग्मा फैक्टर ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करता है, रो फैक्टर जो होता है ट्रांसक्रिप्शन को खत्म कर देता है। तो दोनों फैक्टर यहाँ दिखाए हैं। आरएनए पॉलीमरेज जो है 5 to 3 प्राइम डायरेक्शन में मूव करता है, और जिसको स्कैन करता है या जिसको देख के आरएनए बनता है, दैट इज अ टेम्पलेट स्टैंड हो जाती है डीएनए की। तो डीएनए डिपेंडेंट स्टेज में काम करता है आरएनए पॉलीमरेज, और क्या बनाता है, आरएनए।
यूकैरियोटिक में जब आरएनए बन जाता है तो यूकैरियोटिक में स्प्लिट जीन होते हैं। स्प्लिट जीन का मतलब इंट्रोन और एक्सोन दोनों प्रेजेंट होते हैं। एक्सोन जो होता है वो फंक्शनल रीजन होता है, इंट्रोन नॉन फंक्शनल रीजन होता है। तो यूकैरियोटिक के अंदर जो डीएनए से आरएनए बनता है वो बेसिकली एचएनआरएनए होता है, ठीक है, या बोल सकते हो प्रिकर्सर फॉर्म ऑफ एमआरएनए होती है। तो यहाँ पे हमें किसकी जरूरत पड़ती है, इंट्रोन्स को हटाना है, एक्सोन्स को पकड़ के जोड़ना है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्प्लाइसिंग, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि विच आरएनए पॉलीमरेज इज यूज्ड फॉर द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ टीआरएनए। तो 3 तरह के आरएनए पॉलीमरेज है, आपको लर्न करने होंगे। आरएनए पॉलीमरेज थर्ड होता है जो टीआरएनए बनाता है। कौन से पार्ट को हम कैपिंग करते हैं, तो 5' पे मैथिनिन एट 5' एंड ग्वेनिन को हम लोग कैपिंग कर देंगे। और उसके बाद में टेलिंग जो है 3' रीजन से करते हैं, और जो आरएनए बनता है फर्स्ट अटेम्प्ट में दैट इज एचएनआरएनए, उसकी स्प्लाइसिंग करके उसको एमआरएनए में कन्वर्ट करते हैं। फिर जेनेटिक कोड से रिलेटेड एक हमारे पास टेबल जो है वो दी हुई है। पहला पॉइंट आता है कि कोडोन ट्रिपलेट होते हैं, किसने बताया था, गैमियो ने बताया था। स्टॉप कोडोन कौन से हैं ये आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। ये हो सकता है कि एक अमीनो एसिड जो मोर देन 1 कोड से कोड हो सकता है, उसको डीजेनरेसी बोला जाता है। इस तरीके के ये जेनेटिक कोड से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस है। नेक्स्ट डायग्राम में आपको टीआरएनए की स्ट्रक्चर दी हुई है। व्हाट विल गेट एडेड एट साइट ए ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। देखो टीआरएनए की अगर स्ट्रक्चर आपको याद है तो हम इस तरीके से, तो ए पे हमेशा आके कौन जुड़ता है, एमिनो एसिड बाइंड करता है, ठीक है। और इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। और एयूजी का जो एंटीकोडोन रहेगा वो यूजीजी रहेगा। उसके बाद में ट्रांसलेशन की फिनोमिना दिखाई है, नया टीआरएनए आ रहा है, यहाँ से जो टीआरएनए है अनचार्ज होके जा रहा है, तो इस तरह की फिनोमिना हमारे सामने रहती है। पहला क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट और एनालिसिस करने वाला है क्योंकि नीट में भी पूछा गया है। विच एंजाइम catalyze transfer of amino acid by forming peptide bond between amino acid A site and P site। तो आंसर आ जाएगा 23S RNA, क्योंकि ये एज ए यहाँ पे पेप्टाइडेज नाम के एंजाइम की तरह काम करता है, जो कि एक RNA एंजाइम है। क्योंकि सारे एंजाइम प्रोटीन से बनो ऐसा जरूरी नहीं होते, कुछ एंजाइम्स होते हैं जो RNA से भी बनते हैं, ठीक है। उसके बाद में विच स्टेज ऑफ ट्रांसलेशन बीइंग एग्जिबिटेड इन शोन पिक्चर। तो आपको इलोंगेशन बहुत क्लियरली देखने को मिल रहा है, एक जा रहा है एक आ रहा है, और यहाँ पे अमीनो एसिड आपस में एक चेन की तरह जुड़े हुए हैं। उसके बाद में ये लैकोपेरोन से रिलेटेड इमेज है, जहाँ पे आपको ए पार्ट को आइडेंटिफाई करना है, ये इंड्यूसर है। फिर आपको करेक्ट ऑप्शन लिखना है बी और सी और डी से। तो बीटा ग्लैक्टोसाइडेज बनता है, सी से परमीज बनता है, डी से ट्रांस एसिटाइलेज बनता है। फिर ऑब्जर्व करना है पी यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट करता है, तो प्रोमोटर रीजन को, जहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड करता है। फिर उसके बाद में यहाँ आपके पास ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से रिलेटेड एक इमेज है, जिसमें एक ह्यूमन की सेल में से क्रोमोजोम से हमने डीएनए खोला और उसकी सीक्वेंसिंग की विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर, दैट इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी नोन एज अ बायोइन्फॉर्मेटिक्स। तो HGP ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट विच वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ, तो इसमें बताना है कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस का पार्ट नहीं है, जाकि बाकी जितने भी डिपार्टमेंट है उन्होंने पार्टिसिपेट किया था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, यूएस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ और वेलकम ट्रस्ट ने मिलकर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को लॉन्च किया था। आइडेंटिफाई करना है करेक्टली पेयर्ड ऑप्शन को। तो आपको पता है कि एक फर्स्ट नंबर क्रोमोसोम जो है वो बड़ा ही क्रोमोसोम है, सबसे बड़ा लार्जेस्ट क्रोमोसोम है, बहुत बड़े नंबर में इसके अंदर न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जीन का नंबर बहुत ही कम होता है इसके अंदर, ठीक है। तो ये आपको देखना है। उसके बाद हमारे पास जो इमेज दी है वो दी है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, जो कि एली जेफरी ने प्रोड्यूस की थी। डीएनए को सेपरेशन करना है तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक का यूज करना पड़ेगा, और पॉलीमॉर्फिज्म टेक्निक के अंदर हम VNTR का यूज करते हैं, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स, जो कि अलग अलग ह्यूमन में इनका नंबर अलग अलग होता है। क्योंकि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से हमें पता चल गया था 99.9% हम सबका डीएनए क्या होता है, सेम होता है, लेकिन VNTR का नंबर जो है वो वेरी करता है ह्यूमन टू ह्यूमन। इन्हीं VNTR का यूज किया है हमने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के अंदर, ताकि हम ये पहचान सके कि ये जेनेटिकल मटेरियल किस ह्यूमन का है। उसके बाद में आपके पास एक और पिक्चर दिखाई गई है। इस पिक्चर में बताया गया है कि आपके पास डीएनए है, डीएनए से आप आरएनए बना रहे हो, कभी कभी आरएनए से वापस डीएनए बना रहे हो, और कभी कभी आरएनए से प्रोटीन बना रहे हो। तो A, B और C टेक्निक को बताना है। डीएनए से जब आरएनए बनता है इसको हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं।
और बी, जब आरएनए से प्रोटीन बनाते हैं तो ट्रांसलेशन बोलते हैं, और जब हम आरएनए से वापस डीएनए बना रहे हैं दैट इज अ सी, इसको हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के नाम से जानते हैं। ठीक है, हु गेव इज मॉडल फॉर द जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्लो, यानी कि सेंट्रल डॉगमा है वो क्रिक ने दिया था। तो ये सेंट्रल डॉगमा में डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन का बनना बताया जाता है। एक ये भी क्वेश्चन आता है डीएनए से डीएनए को बनने को क्या बोलते हैं, तो रेप्लिकेशन बोला जाता है। उसके बाद लास्ट जो इमेज या लास्ट डायग्राम हमारे सामने आता है वो ये है कि सबसे स्मॉलेस्ट ही ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस है, क्योंकि राइस जीनोम प्रोजेक्ट भी आपके नया ऐड हुआ है तो ये भी यहाँ पे रखा गया है। ये वाले क्वेश्चन जो है वो नई सप्लीमेंटेड डेटा में है। जो नए बच्चे हैं जिनको नहीं पता, एग्जामिनेशन से पहले मैं बता देती हूँ कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अलावा एक राइस जीनोम प्रोजेक्ट भी आपके ऐड हुआ है। ठीक है, जो आपकी एनसीईआरटी की बुक में तो नहीं लेकिन सप्लीमेंटेड डेटा में आपको मिल जाएगा, उस पर क्वेश्चन आने की पूरे चांसेस है। तो राइस जीनोम प्रोजेक्ट से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस है वो मैं आपको बता देती हूँ। विच पार्ट हैव स्मॉलेस्ट जीनोम, तो राइस आ जाएगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट शोइंग को लाइनरी विद द राइस, तो शुगर कैन जो है वो उनके साथ नहीं लाइनरी शो करता, मेज, व्हीट और बार्ले करता है। और विच प्लांट वॉज टेकन एक्सपेरिमेंटल प्लांट फॉर द राइस जीनोम, तो ये आपको याद करना पड़ेगा, एराबिडोप्सिस है। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, व्हाट इज द साइज ऑफ राइस जीनोम, तो 430 MB जो है वो राइस जीनोम का साइज है। ये सारे के सारे 71 इमेजेस है आपकी एनसीईआरटी की जहां से क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके टर्म फर्स्ट के अंदर। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो हमें प्रोवाइड किए हैं दिनेश कुमार जी सोनी हैं, जो कि केवी के अंदर एज ए बायो लेक्चरर फैकल्टी के फॉर्म में काम कर रहे हैं। और इन्होंने ही ये सारे क्वेश्चन सारे एक एक इमेज से जो जो क्वेश्चन प्रोबेबली बन सकता था वो बनाए हैं। अगर आप ये क्विज एंड तक देखते हो तो बच्चों मैं श्योरिटी लेती हूँ कि आपके सारे के सारे टर्म फर्स्ट की एक रिवीजन जो है आपको यहाँ देखने को मिलेगी। सो हम लोगों को ये मटेरियल प्रोवाइड करने के लिए थैंक यू सो मच सर, एंड बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स। आप बहुत अच्छा परफॉर्म करके आए इसी उम्मीद के साथ। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, कीप स्टडिंग, बाय बाय।